हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम बैक सभी का। और हम लोग आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करने वाले हैं। तो आइए, आज मैंने क्या किया, पहले सोचा था कि आंसर लिख लूं साथ में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम केवल लाइंस लिखेंगे। हालांकि हमें एग्जाम के अंदर जो है वो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्टली आंसर जो है यहाँ पर सोचने का टाइम मिले, इसीलिए मैंने यहाँ पर आंसर डायरेक्टली नहीं लिखे हैं। एक आंसर हालांकि मैंने पहले भी लिख दिया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है, बायो पेटेंट है ना, जिसने सबसे पहले किसी नई वैरायटी की खोज की हुई होती है, वो अपने नाम पर क्या करवाता है, उस वैरायटी का पेटेंट करवाता है। तो ये कह रहा है कि चावल की कौन सी किस्म का जो है वो पेटेंट सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो आपको पता रखना है, वो होता है बासमती राइस। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ रट लिया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि विटामिन सी के अलावा भी और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। यानी कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि विटामिन सी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब विटामिन बी भी पूछ सकता है, विटामिन ए भी पूछ सकता है, विटामिन डी भी पूछ सकता है। तो हम विटामिन के बारे में जो है वो बिल्कुल अलग से वीडियो लेकर आऊंगी मैं कल आपके लिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, विटामिन सी और विटामिन सी जो है इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, तो आपको याद रखना है, और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, खट्टे फलों में जो पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। एंड देन हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण से, इकोलॉजी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक पारतंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ट्रांसफर होती है। इकोसिस्टम की बात कर रहा है। इकोसिस्टम यानी कि जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक होते हैं। ठीक है। अब पारतंत्र में ये कह रहे हैं कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि भाई सबसे पहले पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। तो अब पौधे के खाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये पौधे जो है इनको शाकाहारी खाएंगे, यानी कि जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, ये सारे किस पे डिपेंड रहते हैं? डायरेक्टली ये जो है वो ग्रास पर डिपेंड रहते हैं, वो घास पर या पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर उनमें कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि भाई जिस स्तर पर ऊर्जा बनेगी उसका 90% यूज वो अपने लिए करेगा। जैसे कोई किसी की भी जॉब होती है, तो ऐसे थोड़ी कि 90% पैसा दूसरों को दे देगा, नहीं देगा। वो 90% खुद के ऊपर खर्च करेगा, केवल 10% जो है वो दूसरों को देगा, या उधार देगा, या किसी को भी देगा। तो बिल्कुल ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो कितने प्रतिशत ट्रांसफर होती है, वो होती है 10%। केवल और केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये बताया था लिंडमान ने। तो लिंडमान का 10% का नियम भी बोलते हैं इसको अपन। तो ये साइंटिस्ट भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनी कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है वो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड जो है वो हमारा सवाल बनता है। तो इसका मतलब हमें दूसरे बैक्टीरिया भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं। क्लियर? या वो किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका भी हम अलग से बिल्कुल वीडियो लेकर आएंगे। हम इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से साइंस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम जो है वो पहले सवाल देख रहे हैं कि सवाल किस किस तरीके से बनते हैं, और सारे क्वेश्चंस पिछले जो कंपटीशन एग्जाम है उसके क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, और इसी से हम ये पता लगाएंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, या हम कंपटीशन एग्जाम में कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो है ये नाइट्राइट्स को किस में बदलते हैं, अमोनिया में बदलते हैं, नाइट्राइट्स। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है ये नाइट्राइट्स को किस में बदलते हैं, अमोनिया में बदलते हैं। वेरी सिंपल, नाइट्राइट्स। यदि यहाँ पर आपको सूत्र लिखा हुआ है तो नाइट्राइट्स मतलब होता है NO2- और अमोनिया होती है NH3। तो ये नाइट्राइट्स को किस में बदलते हैं, अमोनिया में बदलते हैं। इसका भी हम अलग से जो है वो पर्टिकुलरली नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसकी हम वहां पर चर्चा करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है। देखो यहाँ पर मैंने एक सवाल पहले लिखवाया हुआ है कि चावल की कौन सी किस्म जो है वो एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। ये एक ही पेपर के 2 क्वेश्चन हैं। इसका मतलब क्या है, ऐसा मत सोचना कि भाई इसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी एक टॉपिक से भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग टॉपिक से भी आ सकते हैं। तो हमको जो टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ के जाना है। क्लियर? तो बहुत ही आसान है। बायो पेटेंट जो है वो हमारे इंडिया के अंदर 20 ईयर तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्ष तक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष तक क्या रहता है, प्रभावी रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।